वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। हम लोग परीक्षा मंथन की बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको लूसेंट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन MCQ टाइप है वो भी मिल जाएंगे, और साथ में ही लूसेंट कंप्यूटर की सारी बुक के सारे चैप्टर को कवर किया गया है। अब हम परीक्षा मंथन के चैप्टर वाइज बुक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर डाले जा चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है कंप्यूटर की कार्यपद्धति। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें कंप्यूटर कैसे फंक्शन उसका क्या है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो बेसिक है। इसमें मतलब इनपुट यूनिट कैसे यूनिट का क्या काम है, इसमें कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, CPU कैसे काम करता है, उसके क्या फंक्शनैलिटी है, वो कंप्यूटर के उसमें क्या हेल्प करता है, ये सब बताया गया है। साथ में रैम मेमोरी के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में आपको ये उसके कंपोनेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं वो बताया गया। तो आइए फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों तक पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या काम करता है, हार्डवेयर के हेल्प से हम स्क्रीन पे कोई चीज़ देख सकते हैं, हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, हम कोई साउंड, आवाज़ या गाना बजाना या कुछ भी सुन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम हार्डवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। और ये हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस हार्डवेयर को यूज़ कर लेते हैं। तो इन दोनों के साथ ही, इन दोनों को अटैच करके ही कंप्यूटर अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों अनुदेशों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के, ये सब तो हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक। सेकंड पॉइंट आता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये दिया हुआ है इनपुट भंडारण प्रोसेसिंग, यानी इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट कंट्रोल, ये सब दिया हुआ है। पहले इस इमेज को समझ लेते हैं। ये इमेज एक्चुअली में बताती है कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। क्या है, ये इनपुट यूनिट है। ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है डाटा। ठीक है। और ये हमारा जो है ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये इमेज क्या बता रहा है, ये इमेज बता रहा है कि कोई डेटा इनपुट यूनिट के थ्रू यानी कि किसी इनपुट डिवाइस की मदद से कोई डेटा डाला गया। ठीक। कंप्यूटर में एंट्री की गई तो क्या होगा, तो CPU उस डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का उसका तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ALU, तो किसी तरह के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है। अगर किसी तरह के अर्थमेटिकल लॉजिकल टाइप के टास्क हैं तो वो ये हैंडल कर लेता है। इसी तरीके से अलग अलग हैंडल करने के लिए इसमें रजिस्टर लगे होते हैं CPU में। ठीक है। तो डेटा इनपुट यूनिट के थ्रू एंट्री हुई डेटा की, और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट के थ्रू वो हमें एज अ सूचना, एज ए इंफॉर्मेशन, एज अ परिणाम जो हमें चाहिए था, एक्चुअल में हमारा जो नीड कंटेंट था वो हमें मिल जाता है। तो वो कैसे मिलता है, इनपुट यूनिट के थ्रू, यानी कि किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, और फिर CPU उसको मैनेज करके, उसको प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट के थ्रू, यानी कि किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको वो दे देता है। अब इसके बाद हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, चाहे सेकेंडरी डिवाइस में, चाहे किसी हैंडहेल्ड डिवाइस यानी किसी पेन ड्राइव में, या कहीं CD ड्राइव में, कहीं पे भी हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके तरीके हैं। तो इनपुट यूनिट, जो भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से इनपुट होगा वो इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है, जो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको इनपुट यूनिट में रखा जाता है। ठीक है। प्रोसेसिंग, यानी कि वो डिवाइस, वो यूनिट जो प्रोसेस का काम कर रही होगी वो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाएगी। और आउटपुट यूनिट वो यूनिट, यानी कि वो डिवाइसेस, यानी कि वो इक्विपमेंट्स जो आउटपुट दिखाते होंगे, हमारे डेटा को एज इंफॉर्मेशन शो कराते होंगे, वो सारे आउटपुट यूनिट के अंदर में आएंगे। कंट्रोल यूनिट क्या है, नाम से पता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करती होगी। तो हमारे कंप्यूटर में ऐसी यूनिट
जो ऐसी यूनिट जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में कंट्रोल का काम करती है वो कंट्रोल यूनिट कहलाती है। सीपीयू के अंदर ये कंट्रोल यूनिट अटैच है, ठीक है। मेन तो सीपीयू है, उसी के अंदर ये सारी यूनिट आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट पेज में क्या है, अब इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं ये लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है इनपुट डिवाइस। तो अब इनपुट डिवाइस क्या है, वो इक्विपमेंट्स कंप्यूटर के अंदर, वो इक्विपमेंट्स या वो हार्डवेयर जो इनपुट कराने का काम करते हों, वो सारे इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। जैसे कीबोर्ड क्या करता है, इसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ एंट्री करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक। और क्या हो सकता है इनपुट डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह की जो डिवाइसें हैं जिनके हेल्प से हम एंट्री कराते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं कंप्यूटर में तो वो दो फॉर्म में यूज़ करता है, या तो बाइनरी में यूज़ करेगा, या तो मतलब बाइनरी में ही यूज़ करेगा, या तो 0 या 1, मतलब या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, मीन्स बाइनरी में ही होगा। इसको और किस रूप में लिखा सकता है, डिजिटल। तो आपको क्वेश्चन में अगर मिलता है कहीं कि बाइनरी फॉर्म में हमारी एंट्री होती है, जो हम इनपुट डिवाइस से जो भी हम वैल्यू डालते हैं सिस्टम के अंदर, वो इनपुट जो भी डालते हैं वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में होगा, या डिजिटल फॉर्म में होगा, या ऑन ऑफ के फॉर्म में होगा, या 0 1 के फॉर्म में होगा, या डिजिट के फॉर्म में होगा, ठीक है। 0 1 डिजिटल इसीलिए कहा जाता है इसको। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस के बारे में। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, प्रकाशीय पेन जिसको कि हम लोग लाइट पेन भी कहते हैं, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड, ये सब सारी इनपुट डिवाइस है। तो ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। याद की मतलब आपको तो ये कॉन्सेप्ट ही पता होगा कि जिसके थ्रू सिस्टम में कोई भी एंट्री हो रही होगी वो सारी इनपुट डिवाइस होगी, ठीक। अब इसके बाद 5th पॉइंट आता है भंडारण यूनिट या मेमोरी, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी। स्टोरेज यूनिट क्या है, मेमोरी क्या है। मेमोरी एक्चुअली में स्टोरेज यूनिट में ही आता है, तो इसलिए दोनों दे रखा है कि स्टोरेज यूनिट या मेमोरी। अब मेमोरी की अगर बात करें या स्टोरेज यूनिट की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, ठीक। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी मेमोरी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उस हिसाब से डिफरेंस अगर पूछें तो प्राइमरी मेमोरी वोल्टाइल मेमोरी होती है। वोल्टाइल मेमोरी होती है कौन सी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। और जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ये नॉन वोल्टाइल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब जो है वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहीं से ड्रॉप हो गई, तो उस केस में जो भी डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में होगा वो लॉस हो जाएगा। अगर सेकेंडरी मेमोरी होगा तो वो लॉस नहीं होगा। तो जो लॉस होता है उसको कहते हैं वोल्टाइल और जो लॉस नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन वोल्टाइल। तो सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोल्टाइल है। क्यों नॉन वोल्टाइल है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअली क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। और हम हार्ड डिस्क में कोई डेटा, मान लीजिए एक मूवी है, उसको हम लोगों ने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया, तो फिर वो जब हम चाहेंगे तब सिस्टम खोलेंगे और वो मूवी देख लेंगे, तो वो नॉन वोल्टाइल में है। लेकिन अगर उसी मूवी को हम देख रहे हैं और हम लगभग 30 मिनट की मूवी देख चुके हैं, एकाएक लाइट चली गई, तो जब हम दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे, जब लाइट आएगी, तो क्या वो 30 मिनट से स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस केस में वो वोल्टाइल मेमोरी में काम कर रहा था, यानी कि रैम में काम कर रहा था, यानी कि मेन मेमोरी में काम कर रहा था, तो इसलिए वो डेटा लॉस हो गया, ठीक है। तो हम सेकेंडरी मेमोरी में उस डेटा को जहाँ सेव किए हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको रिज्यूम दिखा देता है कि जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ देखना चाहते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो हर सेकंड पे सेव करते रहते हैं, तो वो रिज्यूम वाला ऑप्शन आ जाता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन मेमोरी में क्या है कि वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में डेटा जो रहेगा वो वोल्टाइल रहेगा। रैम कौन सी मेमोरी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो गया, ये वोल्टाइल मेमोरी है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, रैम जो है वो वोल्टाइल मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, तो हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगी, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में हो जाएगा। बाकी कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है, डायरेक्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सबसे नज़दीक ये मेमोरी होती है, सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। तो फ़ायदा क्या होता है, ये फास्ट होती है। अब आपको कोई डेटा चाहिए तो रैम से सर्च करने से पहले वो कैश में सर्च कर लेगा, कि मतलब अगर आपने किसी चीज़ को अभी ओपन किया था और फिर दोबारा ओपन कर रहे हैं, तो वो रैम के पास जाने में, वहाँ से लाने में जो टाइम लगेगा, उससे कम टाइम वो कैश मेमोरी से लाने में उस डेटा को लगेगा। तो उस केस में कैश मेमोरी हमारी फास्ट हो जाती है। तो कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है, यह अधिक महंगा भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम लगभग 2 से 10 नैनोसेकंड होता है। तो ये हो गया कैश मेमोरी, रैम हो गया। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि हम कहते हैं सेकेंडरी डिवाइस, वो रोम में आती है। जैसे कि हमारी ये जो हम हार्ड डिस्क होती है उसको रोम कहा जाता है। अब अगर आप मोबाइल लेने जाइए तो जनरली लोग बोलते हैं कि रैम कितनी है, रोम कितनी है। तो रोम का मतलब कि उसमें हार्ड डिस्क कितना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहेंगे तो उसमें हार्ड डिस्क कितना है, यानी कि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, वो कितनी है। ठीक है, तो रोम कितनी है, अब हम अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे तो 1 TB वो रोम हुई, या 500 GB वो रोम हुई। और रैम क्या होगी, वो 4 GB, 6 GB, 8 GB वो रैम होती है। तो यहाँ पे रोम का मतलब ये है कि हम अब सेकेंडरी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक और वर्ड कह सकते हैं नॉन वोल्टाइल मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें डेटा स्टोर हो जाता है, फिर लाइट आए या जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, इसके बाद आता है सीमॉस चिप। सीमॉस चिप क्या है, अगर आपने कभी सिस्टम खोला होगा तो उसमें एक सिक्के के, 1 रुपए के सिक्के के हिसाब डिज़ाइन में एक चिप लगी होती है। वो उसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जैसे हम लोग ये टाइमिंग, अगर कहीं पे सिस्टम में आप देख रहे हैं नीचे टाइमिंग जो आ रहा है, अगर आप ये आज सिस्टम बंद करेंगे और 10 दिन बाद खोलेंगे तो इसमें डेट टाइम सेट हो जाएगा, अपने आप आएगा। वो क्या होता है, वो सीमॉस चिप की वजह से होता है। इसमें ऐसी सेटिंग है कि जब पहली बार आप सेव करेंगे डेट और टाइम, जब पहली बार स्टार्ट करेंगे सिस्टम को और एक डेट और टाइम सेव कर लेंगे, तो यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा सीमॉस में, उस बैटरी में। तो कभी कभी होता क्या है कि जनरली जब ये टाइम आपका थोड़ा पीछे होने लगे तो सीमॉस बैटरी, इसका मतलब सीमॉस चिप में को बदलने की ज़रूरत है। तो सीमॉस चिप का काम ये है कि डेट टाइम, जो ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर में हमेशा के लिए स्टोर करनी होती हैं, उसको वे स्टोर कर लेता है, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है, उस टाइप की चीज़ों को सीमॉस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सीमॉस। इसके आता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, ये एक हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी तथा कई पोर्ट। अब ये बात कर रहा है हार्डवेयर की। जब आप कभी सिस्टम लेने जाएंगे तो उसमें एक ग्रीन कलर की बोर्ड लगी होगी, जिसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें सारे जितने भी आपके रैम, हार्ड डिस्क सब उसमें अटैच होते हैं। ठीक है, और जो आपका कैबिनेट जिसको कह लीजिए, वो सिस्टम यूनिट के पार्ट में आ जाता है। तो ये मदरबोर्ड क्या है, जिसमें रैम, रोम, सारे इनपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव सब अटैच हो। वो ग्रीन कलर का बॉक्स, ग्रीन कलर का बॉक्स क्या, वो बोर्ड होता है, वो अटैच हो, तो वही आपका मदरबोर्ड होता है। और ये पूरा फंक्शन जिसमें अटैच होता है वो सिस्टम यूनिट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर बस। बस क्या है, जनरली बस क्या होती है, रोड पे चलने वाली कोई भी एक हमारा, जिसकी हेल्प से हम कहीं आ जा सकते हैं। कंप्यूटर में भी सेम वही बस का वही काम है। बस की हेल्प से हमारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, हमारे जो डेटा होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक वर्ड में बस क्या है, ये एक वे है जाने का, इन्फॉर्मेशन का, डेटा का आने जाने का, उसका एक वे है। बाकी इसको डीप में पढ़ेंगे हम लोग, जब आगे चैप्टर में ये आएगा तो इसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल बस होता है, सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस होते हैं। तो ये सब बस होता है। अभी इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, सिर्फ वो बताने चाह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। इसके आता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU।
सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहते हैं, हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, यानी कि कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू का ही होता है। सीपीयू की और मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू के विभिन्न कार्यों में क्रम निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, इनपुट डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। कंट्रोल यूनिट का काम है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम है, मेमोरी रजिस्टर का काम है। तो ये सारे काम जो है वो सीपीयू करता है। ये तो पता है हमको कि सीपीयू ही सब कुछ मैनेज करता है। अब उस सीपीयू के अंदर अलग अलग यूनिट होती हैं, वो यूनिट अपने से रिलेटेड काम को मैनेज करती है। तो सीपीयू का मेन काम होता है कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करना। तो ये तो ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? वो कंट्रोल करने का काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है, मुख्य मेमोरी से डेटा लाना, उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का काम सारा कंट्रोल करने का है। कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक युक्तियाँ एक साथ मिलकर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपन्न करती हैं तथा एक निश्चित परिणाम प्राप्त करती है, इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये तो जानने वाली बात थी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? ALU, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब कि जो कैलकुलेशन का काम करे, लॉजिक यानी कि जो लॉजिक बनाता हो, ऐसा यूनिट जो कि आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्रवाइयों को करता हो, वो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट उसको करती है। ठीक है, ऐसा यूनिट जो इस तरह के मैथमेटिकल जो भी टास्क होते हैं, जो लॉजिकल टास्क होते हैं, उनको देखने का काम सीपीयू के अंदर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? बायोस क्या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। क्या है ये बायोस? बायोस एक प्रोग्राम होता है जिसको कि कंपनी जो है वो मदरबोर्ड पे स्टोर कर देती है, तो वहाँ पे वो स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर आपका कभी ऑन होगा तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बायोस कंप्यूटर में जुड़े हार्डवेयर, बायोस क्या करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो बायोस सबसे पहले चेक करेगा कि सिस्टम में कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर सिस्टम में फॉल्ट होगी तो वो आपको उस फॉल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो फॉल्ट नहीं है तो बूट होता है सिस्टम, और पूरे प्रोसेस करने के बाद आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? बायोस करता है। ठीक है, कैसे खुलता है? तो ये अलग अलग सिस्टम में है, ये तो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग है, फिर भी देख लीजिए। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट दबाने से बायोस सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार बायोस को परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं पे डिलीट होता है, कहीं F2 होता है, कहीं पे F5 होता है, तो वो तो सिस्टम के हिसाब से है। बायोस का मेन काम क्या है? वो यही है कि आपके सिस्टम को स्टार्ट करने में जो जो उसको हार्डवेयर आपके सिस्टम से अटैच है वो सही चल रहा है कि नहीं, ये काम चेक करना बायोस का हुआ। जैसे इनपुट डिवाइस होती है वैसे आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस का काम क्या है कि आपका जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी आ रहा है वो उसका आउटपुट कैसे आप देखेंगे, कहाँ दिखना है, कैसे वो स्टोर करना है, वो सारा काम आउटपुट डिवाइस का होता है। जैसे कि मॉनिटर में देखना है, प्रिंट करा के रखना है, या स्पीकर से गाना सुनना है, या पिक्चर देखनी है, या आवाज़ है कुछ भी, या फिर प्रोजेक्टर पे देखना है, या कार्ड रीडर पे। तो ये सारे काम आउटपुट डिवाइस यानी कि ये सारी आउटपुट डिवाइसें हैं, और ये सारा काम आउटपुट यूनिट करता है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। अब पूछता है कि आपके जैसे कि जनरली हम लोग की अगर सिस्टम स्लो चल रहा है तो लोग पूछते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे हमारा सीपीयू अच्छा स्पीड में हो। तो सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक। सीपीयू की डेटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। क्लॉक पल्स क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। स्पष्ट सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डेटा प्रोसेस की गति उतनी तीव्र होगी। अन्य मानदंड समान होने पर 2000 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज़ के क्लॉक की अपेक्षा दोगुनी गति से काम करता है। उसके अलावा रजिस्टर मेमोरी अगर आपकी सिस्टम में अच्छी है तो उससे भी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। वर्ड लेंथ में कैश मेमोरी अच्छी है तो उससे भी हो जाएगी। बाकी पैरेलल ऑपरेशन, सिस्टम बस, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर की स्पीड को अच्छा करने में हेल्प करती हैं। ठीक है,
तो ये सब था, लास्ट पॉइंट था इसमें। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता की माप कैसे कर सकते हैं, थ्रूपुट और रिस्पांस टाइम के थ्रू इसके माप होते हैं। टर्न अराउंड टाइम ये 3 है। थ्रूपुट क्या है, प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसर की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। ठीक है, प्रति इकाई समय में, यानी कि आपका पर सेकेंड में कंप्यूटर कितने काम जो भी आपका टास्क है उसको प्रोसेस करने में कितना समय ले रहा है, वो थ्रूपुट कहलाता है। रिस्पांस टाइम क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटर, आप एक साथ कई काम कर रहे हैं और उस टाइम पे एक काम से आप दूसरे काम में जब आप जा रहे हैं तो उस रिस्पांस क्या आ रहा है, उसके टाइम को रिस्पांस टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दी जाने तथा कंप्यूटर द्वारा से पूरा अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। तो आपका टर्न अराउंड टाइम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा अंतिम परिणाम देने के बीच का। अब आप जैसे यहाँ पे ये है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये है आपका आउटपुट डिवाइस, बीच में लगा है सीपीयू। अब आपने यहाँ से जैसे ही एंट्री की, आपने दबाया कीबोर्ड से ए। अब ये ए यहाँ सीपीयू के साथ मैनेज होने के बाद यहाँ आउटपुट में अगर ये कोई नाम लिख के आता है, मान लीजिए ए से आपने कुछ लिया था, तो इसके बीच का जो समय होगा वो आपका होगा टर्न अराउंड टाइम। यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ से आउटपुट निकला, जो बीच का समय वो आपका टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर 3 से जो भी उसमें लिखा हुआ था। अब इसके बाद आता है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत तो क्या है, कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों तरीके से काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन है इसमें, 24 क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट देख ही लेते हैं इसको, नहीं तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीडियो में। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है, तो ये सीपीयू कहलाता है, ये हम लोग को पता है। थर्ड का हो जाएगा सी। सीपीयू के कार्य क्या है, तो सीपीयू के कार्य है उपयुक्त सभी, निर्देशक पढ़ना, डेटा का, ये आंसर हो जाएगा इसका डी। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से, तो माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है पेंटियम ब्रांड से। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या है, तो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये हो गया बी। इनपुट और का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है, निर्णय लेता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदल देती है, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलने का काम किसका है, प्रोसेसर का। ठीक, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका सीपीयू, जो प्रोसेस करता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। सीपीयू का वो भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतियों को समन्वित कोऑर्डिनेट करता है, तो वो कौन होता है, तो वो आपका हो जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, क्या है कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम, तो आउटपुट कहलाता है हमेशा। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, प्रोग्राम। कंप्यूटर के सभी लॉजिक वाले काम कौन करता है, तो ये आपका लॉजिकल यूनिट करता है, तो यहाँ लॉजिकल यूनिट दिया नहीं है, तो सीपीयू हो गया आंसर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो कौन से होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, तो इसका मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका सिस्टम बस होना चाहिए इसका आंसर 19 का बी। ठीक है, सिस्टम बस ये जोड़ने का काम करता है। 20 क्या है, मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड आपका एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और इंटरनल चिप लगे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो इसकी गणना हमेशा की जाती है मेगाहर्ट्ज में। 23 क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो इन लाइनों को कहते हैं कनेक्टर्स। कंप्यूटर में जो भी हम चीज़ें जोड़ रहे हो कनेक्टर्स की हेल्प से जुड़े होते हैं। बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपके क्वेश्चन थे चैप्टर के, और ऊपर उसके बारे में मैंने बता दिया।
तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप बताइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी।